चलिए अब हम जो है सबक समझते हैं। मैं सबक पढ़ता भी जाऊंगा और उस पर हम समझते भी जाएंगे, कुछ गुफ्तगू करूंगा, आपने भी पढ़ते हुए समझने की कोशिश करना है कि क्या इसमें बताया गया है। बहुत ही दिलचस्प, बहुत प्यारा सबक। शुरू करें फिर। चलिए, 30 बरस की बात है जब मैं बिल्कुल बच्चा था। मैं नहीं बोला, ख्वाजा अहमद अब्बास की बात चल रही है, वरना आप समझेंगे मेरे बारे में बात चल रही है। 30 बरस पहले मैं 5 साल का था, अगर मैं कहूँ तो 30 बरस की बात है जब मैं बिल्कुल बच्चा था। हमारे पड़ोस में एक गरीब बूढ़ी जुलाही रहती थी। जुलाही जो कर वो चरखा था, उस पर कपड़े बुनने का जो काम करते, उस पर जुलाहा बोलते हैं। और लेडी है, औरत है, इसलिए जुलाही का लफ्ज इस्तेमाल है ना। हमारे पड़ोस में एक गरीब बूढ़ी जुलाही रहती थी। उसका नाम तो हकीमन था, मगर लोग उसे हक्कू कहकर पुकारते थे। मुसन्निफ क्या कह रहे हैं कि हमारे पड़ोस में एक गरीब बूढ़ी जुलाही रहती थी और उसका नाम क्या था? हकीमन था, हकीमन। और उसे जो है लोग हक्कू हक्कू कहकर पुकारते। और ये आप लोगों ने भी सुना होगा, खास तौर से छोटे छोटे गांव में, देहात में, कि नाम कुछ और होता है, लोग कुछ और इस चीज से पहचानते हैं। ऐसे ही हमारे पड़ोस में भी एक अ, बूढ़ी बूढ़ी औरत रहती थी। जब हम छोटे थे, चंदुरनी में रहते थे, तो वहां पर जो है काजी दादी रहती थी। वो अभी मुझे कुछ अर्से पहले समझ में आया कि असल में वो काजी दादी थी, लेकिन लोग कजायनी दादी कहते थे। तो मैं बोला यार ये कजायनी दादी, बाद में समझ में आया कि वो असल में कजायनी दादी नहीं थी, वो दरअसल में काजी दादी थी। तो इस तरह से भी होता है। तो हकीमन को लोग क्या कहकर पुकारते थे? हक्कू हक्कू कहकर पुकारते थे। अच्छा, तो यह है कि सही नाम लेकर पुकारे। इस वक्त शायद 60 बरस उसकी उम्र हुई। उस वक्त उसकी उम्र कितनी होगी? 60 बरस होगी उसकी उम्र। वो जवानी में विधवा हो गई। जवानी में विधवा होना बोले तो, विधवा बोले तो उसके शौहर का इंतकाल हो गया और उम्र भर अपने हाथ से काम करके उसने अपने बच्चों को पाला। बूढ़ी होकर भी वो सूरज निकलने से पहले उठती थी, गर्मी हो या जाड़ा, जाड़ा यानी सर्दी। तो ये जिंदगी के एक ऐसे मरहले का तस्करा है जब जो इंसान जहां पर आकर वो मजबूर होता है और वो फिर अपनी जिंदगी खुद ही जीने की कोशिश करता है। तो वैसे ही हकीमन दादी के बारे में या हकीमन बुढ़िया के बारे में कहा गया कि वो जवानी की उम्र में विधवा हो गई। फिर उसने जो है अपने अपने मेहनत करना शुरू रखा। उम्र भर वो अपने हाथ से काम करती रही और अपने बच्चों को भी उसने खुद ही पाला पोसा। और इस तरह से वो आगे सबक बढ़ा रहे। बूढ़ी होकर भी वो सूरज निकलने से पहले उठती। देखो उनकी आदतें, अच्छी आदतें बताई जा रही है। हकीमन जो बूढ़ी थी, तो बड़ी भी की, बड़ी भी बोलो, हाँ बड़ी भी, तो बड़ी भी की जो है अच्छी बातें बताई जा रही। वो सूरज निकलने से पहले उठती थी, गर्मी हो या जाड़ा, कोई भी मौसम हो, उसको मौसम से बड़ी भी को मौसम से फर्क नहीं पड़ता था। उसको नहीं, उनको मौसम से फर्क नहीं पड़ता था। अभी हम अपने लिहाफों में दुख के पड़े होते कि उसके घर से चक्की की आवाज आनी शुरू हो जाती, है ना। लिहाफों में यानी बिस्तर में, लिहाफ यानी बिस्तर ओढ़ने का, है ना। लिहाफों में दुख के पड़े होते कि उसके घर से चक्की की आवाज आनी शुरू हो गई, घर घर चक्की आनी शुरू हो गई। दिन भर वो झाड़ू देती, चरखा काटती, कपड़ा बुनती, खाना पकाती, अपने लड़के लड़कियों, पोतों और नवासों के कपड़े धोती। इसका मतलब यह है कि वो हक्कू बड़ी भी दिन भर काम में रहती थी, कोई ना कोई काम करते रहती थी। उसका घर बहुत ही छोटा था। हमारे इतने बड़े आंगन वाले घर के मुकाबले में वो जूते के डब्बे जैसा लगता। यानी मुसन्निफ का घर जो था, ख्वाजा अहमद अब्बास का जो घर था, वो बहुत बड़ा था और उनका सहन भी बड़ा था। और उनके सहन के मुकाबले में मुसन्निफ कह रहे हैं कि बुढ़िया का घर, बड़ी बी का घर कितना था? जैसे जूते के डब्बे जैसा। यानी इसका मतलब यह है कि छोटा सा घर था। 2 कोठरियां, एक पतला सा दालान और नाम के वास्ते 2-3 गज लंबा सहन। मगर वो इसे इतना साफ सुथरा और ऐसा लिपा पुता रखती थी कि सारे मोहल्ले में मशहूर था कि हक्कू के घर के फर्श पर खीले बिखेर कर खा सकते हैं। यहाँ पर 2 बातें आपने समझना है। एक तो लिपा पुता रखती थी। लिपा पुता रखना बोले तो बिल्कुल वो लिपते ना लोग, जो है कलर मारते, पोछा मारते, साफ सुथरा रखते। और देहातों में लोग तो गोबर से भी लिखते हैं। तो इस तरह से लीपा पोता एकदम क्लियर रखती थी, साफ सुथरा रखती थी, बिल्कुल झाड़ू लगी हुई।
तो उसे कहते हैं लीपा पोता रखना। यहाँ तक मशहूर था कि हक्कू के घर के फर्श पर खीले बिखेर कर खा सकते। एक खीले क्या है? तो एक खीले क्या है, आप अनाज को जो है वो भूनते हैं और जो पॉपकॉर्न वगैरह बनते हैं ना, मुरमुरे या पॉपकॉर्न, तो उसको कहते हैं खीले। वो बिखेर कर फैला कर भी खा सकते थे, इतना साफ सुथरा था। लेकिन ऐसा कर सकते थे? नहीं कर। कहने की बात है कि इतना साफ सुथरा रखती थी कि अगर उसके ऊपर कुछ खीले बिखेर कर भी खाए तो खाए जा सकते थे। ठीक है, अगर आगे देखो, ये हक्कू बीबी दिख गई। हाँ, बड़ी प्यारी हक्कू बीबी। अब थोड़ी आगे की बात करना है, ऐसा गांधी जी भी दिख रहे बाजू में, गांधी जी की बड़ी दीवारी दिख रही है हक्कू बीबी। सुबह सवेरे से लेकर रात गए तक वो काम करती थी। फिर भी जब कभी हक्कू हमारे घर आती, हम उसे हशाश बशाश ही पाते। देखो, ये बहुत अच्छी बात है, हशाश बशाश ही पाते, यानी दिन भर काम करते रहती थी सुबह सवेरे से लेकर रात तक। लेकिन कभी भी जब भी हमारे घर आती तो बिल्कुल हशाश बशाश खुश खुश रहती थी, खुश मिजाज थी, है ना। हशाश बशाश रहना बोले तो खुश रहना, तो वो खुश रहती थी। बड़ी ही हंसमुख थी, है ना, बड़ी हंसमुख थी वो। मुझे उसकी सूरत अब तक याद है। गहरा सांवला रंग, जिस पर उसके सफेद बगला से बाल खूब खिलते थे। उसकी काठी बड़ी मजबूत थी, उसकी कमर मरते दम तक नहीं थी। बड़ी मजबूत थी, कहने का मतलब। आखिरी दिनों में उसके कई दांत टूट गए थे, जिससे बोलने में पोपलेपन का अंदाज आ गया था। दांत टूट जाते तो कैसे होता? मैं देख ली क्या? ऐसा नहीं बोलते, ये ज्यादा हो गया, है ना। तो ऐसा नहीं बोल रहा है वो। हमने जिनों और परियों की कहानियां सुनाती, मुसन्निफ बोलते हैं ऐसा। अपनों को आएगा कि वो ऐसा बोलना, कहानियां सुनाती, अपना सारा कारोबार खुद चलाती थी, सब काम अपना करती थी। हक्कू पढ़ी लिखी बिल्कुल नहीं थी। हक्कू जो है पढ़ी लिखी थी क्या? नहीं थी, लेकिन अरे बेटा, ऐसे बड्डे बात नहीं थी ना। उसने औरतों मर्दों की बराबरी का उसूल सुना था। फिर भी हक्कू ना किसी मर्द से डरती थी और ना किसी अमीर रईस अफसर या दारोगा से डरती, किसी से नहीं डरती थी। डेरिंग बात मतलब हक्कू भी बड़ी डेरिंग बाज थी, बड़ी भी। हक्कू ने उम्र भर मेहनत करके अपने बाल बच्चों के लिए थोड़े बहुत पैसे जमा किए थे। बेचारी ने तो बैंक का नाम भी नहीं सुना। जो कुछ रोज काम करती थी उसके बदले उसने कुछ पैसा जमा कर रखा था, और वो उसको तो कोई बैंक वैंक के बारे में मालूम नहीं था हक्कू बीबी को। उसकी सारी जो पूंजी थी, पूंजी यानी दौलत, पूंजी यानी दौलत, उसकी सारी जो दौलत थी वो शायद 200 रुपये हो। कितने होंगी? 100-200 रुपये होंगी। चांदी के गहनों की शक्ल में उसके कानों, गले और हाथ में पड़ी हुई। और वो भी किस शक्ल में थी कि चांदी के जो गहने गहने यानी जेवर उसने जो है बना लिए थे, गले में, हाथ में, पैर में, जो भी उसने बना रखे थे। तो वही उसकी जिंदगी भर की जमा पूंजी थी। यहाँ भी देखो हक्कू बीबी जो है बराबर दिख रही है ना। हाँ, आगे देखो, चांदी की बालियों से उसके झुके हुए कान मुझे अब तक याद है। मुसन्निफ कह रहे हैं कि चांदी की बालियां इतनी बड़ी बड़ी थी, इसका मतलब कि उसके कान झुके हुए थे, और आज अब तक याद है। उन गहनों को वो जान से भी ज्यादा अजीज रखती थी। वैसे औरतों को गहने जान से ज्यादा अजीज होते हैं। लड़ाई झगड़े मत लगा देना ऐसा बोल, क्योंकि यही इसके बुढ़ापे का सहारा थे। मगर एक दिन सब मोहल्ले वालों ने देखा ना हक्कू के कान में बालियां है, ना उसके गले में हंसली हंसली जो है गले का जेवर होता है, ना उसके हाथों में कड़े और चूड़ियां। फिर भी उसके चेहरे पर वही पुरानी मुस्कुराहट थी और कमर में नाम को हम यानी टेढ़ापन, बिल्कुल सीधी थी, है ना। बूढ़े लोग जिस तरह से झुक जाते ऐसे नहीं झुकी थी। उसके गले में के वो जेवरात और उसके हाथ और गले के जेवरात कहाँ गए ये अभी नहीं मालूम, आगे समझ में आएगा। हुआ ये कि उन दिनों महात्मा गांधी अली प्रादरान के साथ पानीपत आए। महात्मा गांधी को जानते ना? कौन थे? ए टकले बड़े मियां थे? नहीं, ऐसा नहीं। हिंदुस्तान की आजादी के एक बड़े लीडर थे, है ना। नोटों पर भी उनका फोटो देखते हैं ना, जिन्होंने आजादी की लड़ाई में अपना हिस्सा जुटाया। और अली बरदरान कौन थे? मौलाना मोहम्मद अली जो है, मौलाना शौकत अली जो है, ये दोनों भाइयों को अली बरदरान कहा जाता है। हमारे नाना के मकान में उन्होंने तकरीरें की स्वराज के बारे में,
यानी आजादी के बाद अपनी खुद की हुकूमत बनाने के बारे में उन्होंने बातें की। हक्कू भी एक कोने में बैठी सुनती रही। बाद में चंदा जमा किया गया तो उसने अपना सारा जेवर उतार कर उनकी झोली में डाल दिया। उसकी देखा देखी और औरतों ने भी अपने अपने जेवर उतार कर चंदे में दी। देखो बहुत बड़ी बात है ना। जब उसने तकरीर सुनी तो तकरीर सुनी इसका मतलब जोश और जज्बे से भर गई हक्कू बीबी, और उसने क्या किया, अपने जेवरात उतार कर चंदे में दे दी। जब चंदा जमा किया जा रहा था तो जब लोगों ने देखा हक्कू बीबी ने भी चंदा दे दिया और पूरे जेवरात दे दिए जो अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी थी, तो देखा देखी दूसरी औरतों ने भी जेवरात दे दी। और आज भी ऐसी बातें होती रहती है कि औरतें जो है अपने जेवरात तक दे देती है बड़े अहम कामों में, है ना। तो ये चीजें आज भी देखने को मिलती है। लेकिन ये जज्बा बहुत है कि एक इंसान अपनी जिंदगी की जमा पूंजी किसी अच्छे काम, जिसको वो अच्छा काम समझता है, उसमें खर्च कर दे। ये बड़े दिल वालों का काम है ना। लेकिन एक अच्छी आदत है हक्कू बीबी ने यहाँ पर साबित कर दी। उस दिन से हक्कू हमारे यहाँ आकर नाना अब्बा से खबरें सुना करती और अक्सर पूछती, क्या पूछती थी, ये अंग्रेजों का राज कब खत्म होगा। क्या पूछती थी, अरे ये अंग्रेजों का राज कब खत्म होगा। ऐसा ऐसा नहीं पूछती थी, इतनी बुरी आवाज नहीं होगी आपको भी। तो तुम करके बताए क्या, नहीं ओके। हाँ, कांग्रेस के जलसे होते तो उनमें बड़े चाव से जाती यानी अच्छे से जाती थी, है ना। और अपनी सूझबूझ के मुताबिक सियासी तहरीक को समझने की कोशिश करती, मगर उम्र भर की मेहनत से उसका जिस्म खोखला हो चुका था। अब वो जिंदगी भर मेहनत करती रही तो अब जरा वो कमजोर महसूस होने लगी थी। पहले उसकी आंखों ने जवाब दिया, यानी आंखें कमजोर हो गई, फिर हाथ पांव उसके कमजोर हो गए। हक्कू ने घर से निकलना बंद कर दिया। अब हालात ये हो गए कि हक्कू बीवी घर से निकलना बंद हो गई, मगर चरखा काटना ना छोड़ा। फिर भी चरखा काटती रही। उम्र भर की मश्क के सहारे आंखों के बगैर भी वो कपड़ा बुन लेती थी। इतनी प्रैक्टिस हो गई थी, पूरी जिंदगी से चरखा काट रही थी ना, तो आंख से दिखाई नहीं देता था, फिर भी वो चरखा काट लेती थी और उसके बगैर भी कपड़ा बुन लेती थी। बेटों ने मना किया तो उसने कहा कि वो एक खद्दर का अपने कफन के लिए बुन रही है। और क्या कह दिया फिर उसने, ये खद्दर जो है वो अपने कफन के लिए बुन रही है। जो कपड़ा जो चरखे पर बुना जाता है उसको खद्दर कहते हैं। फिर हक्कू मर गई। इन्ना लिल्लाहि व दुख हो रहा है। हाँ, किसी मरने को सुना तो दुख तो होता है ना। फिर हक्कू मर गई। उसकी आखिरी वसीयत ये थी कि मुझे मेरे बुने हुए खद्दर का कफन देना। अगर अंग्रेजी कपड़े का दिया तो मेरी रूह को कभी चैन नहीं नसीब हो। क्या वसीयत की बड़ी भी ने कि देखो मेरे खद्दर के कफन में मुझे दफन करना, और ये अंग्रेजों के कपड़ों में अगर दफन करेंगे ना मुझे, तो फिर तो मुझे चैन ही नहीं आएगा, पूरी रूह मेरी बेचैन रहेंगी। अब बड़े लोग जो इंतकाल कर जाते हैं उनकी वसीयत, भले उनकी जिंदगी में उनकी बातों को इतनी अहमियत ना दी जाती, लेकिन मरने के बाद दी जाती कि उन्होंने ये कहा था तो चलो पूरा कर। उन दिनों कफन लट्ठे के दिए जाते थे। खद्दर का पहला कफन हक्कू ही को मिला। उसका जनाजा उठा तो जनाजे में उसके चंद रिश्तेदार और 2-3 पड़ोसी थे। न जुलूस, न फूल, न झंडे, बस एक खद्दर का। कुछ ही लोग थे जनाजे में, और बेचारी बड़ी भी, हक्कू बड़ी, इंतकाल हो हक्कू, है ना, इस दुनिया से चली गई। हाँ, तो ये सबक हमारा यहाँ पर खत्म हो गया। ये सबक में कुछ अहम बातें हैं जो सीखने की है। हक्कू बड़ी भी जो है मुस्तकिल हमेशा काम में रहती थी, और जो कुछ मेहनत से उसने कमाया, जब एक बड़े काम और एक अहम काम की उसके पास में तकाजा है तो उसने वो खर्च किया, है ना। और सेहत भी उसकी अच्छी थी माशाल्लाह। तो इसका मतलब यह है कि हमें इस पर भी तवज्जो देना है। और यहाँ पर और भी बहुत अहम बातें हैं जो आगे सवालों के जवाब लिखते हुए मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, चलिए इसके अल्फाज मानी समझ ले। खद्दर, हथकरघे पर बुना हुआ कपड़ा। खादी, खीले, जो अभी मैंने आपको बताया कि अनाज के दाने जो भुने जाने पर खिल जाए, मसलन मुरमुरे, पॉपकॉर्न, शाज बशार। बहुत खूब, बहुत खुश, और खूब नहीं बहुत खुश। हाँ, काठी, जिस्म की बनावट, असली एक जिस्म का जेवर जो गले में पहना जाता है। अली बरादरान के बारे में मैंने बताया, पूंजी यानी दौलत, खम यानी झुकाव। तलवार का जो खम होता है ना, उसको भी खम बोलते हैं। इस तरह से जो तलवार हो जाती है ना, तलवार जो इस तरह से होती है, तो ये भी खम कहलाता है, तलवार का खम, झुकाव।
लट्ठा एक किस्म का सूती कपड़ा जो इंग्लिस्तान से आता था। उस जमाने में जो कहा गया ना इसमें कि लट्ठा से का कफन दिया जाता था, इन्हें अंग्रेजों का कफन, तो अंग्रेजों का कफन नहीं, अंग्रेजों के कपड़े का कफन। तो इस तरह से जो है ये सबक हमारा यहाँ मुकम्मल हुआ। इसके मश्क हम जो है इंशाल्लाह अगले सबक में, अगले वीडियो में इंशाल्लाह देखेंगे। ठीक है, चलिए, जज़ाकल्लाह।